आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सिंकिंग फंड क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने हमारे कैपिटलाइज वैल्यू वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉपर्टी की ग्रॉस इनकम का मतलब होता है उस प्रॉपर्टी से होने वाली टोटल इनकम, और किसी भी प्रॉपर्टी की नेट इनकम होती है ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स। अब आउटगोइंग्स क्या होती है? आउटगोइंग्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी पर होने वाले खर्चे, जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड भी एक तरह का आउटगोइंग ही है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंकिंग फंड। देखिए सिंकिंग फंड क्या होता है? द फंड विच इज ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी पीरियड। यानी कि सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जिसको धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है ताकि उस फंड से किसी भी प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर को उसके यूटिलिटी पीरियड खत्म होने पर फिर से बनाया जा सके। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में कोई एक बिल्डिंग है जिसकी यूजफुल लाइफ या यूटिलिटी पीरियड है 70 ईयर, और इस प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम हो रही है, सपोज रेंट आ रहा है, यानी कि ये आपका इनकम का एक सोर्स है। अब देखिए 70 साल तो इस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी पीरियड है, यानी कि 70 साल तक तो ये प्रॉपर्टी आपको इनकम देगी। 70 साल के बाद में क्या होगा? 70 साल के बाद में ये प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। सिर्फ आपके पास में क्या बचेगा इस प्रॉपर्टी से? स्क्रैप और सिर्फ लैंड बचेगी। यानी कि 70 साल के बाद में आपका इनकम का सोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी इनकम जो है वो यूटिलिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद भी चलती रहे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिस समय आपको इस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही थी उस समय उस इनकम में से हर साल कुछ फंड अलग रख देते ताकि बिल्डिंग की यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने पर आपके पास में इतना फंड रहता कि आप फिर से उस प्रॉपर्टी को बना सको। और यही फंड जो आप हर साल अलग रख रहे थे, यही फंड कहलाता है आपका सिंकिंग फंड। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिंकिंग फंड एक्चुअली होता क्या है। अब हम देखेंगे कि सिंकिंग फंड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए ये रहा आपका सिंकिंग फंड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कैपिटल आई इज इक्वल टू एस आई अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पर कैपिटल आई है एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड, यानी कि हर साल आपको सिंकिंग फंड के रूप में कितना अमाउंट जमा करना पड़ रहा है वो। एस है आपका टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, यानी कि जो भी टोटल अमाउंट आपको चाहिए वो। और एन है आपका नंबर ऑफ ईयर, और स्मॉल आई है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल है 5%, तो डेसिमल में हो जाएगा 5/100, यानी कि 0.05। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये आता कहाँ से है? शायद ही आपको किसी बुक में मिले, लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। फॉर एग्जांपल, आप हर साल किसी बैंक में 2000 रुपये जमा करेंगे, ठीक है? और ये जो अमाउंट है 2000 रुपये का, ये आप जमा करेंगे 4 साल तक, ठीक है? तो देखिए 4 साल बाद क्या होगा, इस चीज़ को समझो। आपने फर्स्ट ईयर जमा करे 2000 रुपये, ठीक है? सेकेंड ईयर फिर जमा किए 2000 रुपये, थर्ड ईयर फिर जमा किए 2000 रुपये, और फोर्थ ईयर फिर जमा किए 2000 रुपये। टोटल आपने कितना अमाउंट जमा किया? 8,000 रुपये। लेकिन 4 साल के बाद में आपको बैंक कितना रिटर्न देगा? तो इसको समझने के लिए देखो, 2000 रुपये जो आपने फर्स्ट ईयर जमा किए वो बैंक के पास में रहे 3 साल तक, यानी कि बैंक उस 2000 रुपये पर 3 साल तक आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है? सेकेंड ईयर जो आपने 2000 रुपये जमा किए वो अमाउंट 2 साल तक बैंक के पास रहा, यानी कि उस अमाउंट पे बैंक आपको 2 साल का इंटरेस्ट देगा। तीसरे साल जो आपने 2000 रुपये का अमाउंट जमा किया उस अमाउंट पर बैंक आपको 1 साल का इंटरेस्ट देगा। और फोर्थ ईयर जो आपने अमाउंट जमा किया उस पर बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि वो बैंक के पास में 1 साल भी नहीं रहा। तो 4 साल बाद बैंक आपको टोटल कितना अमाउंट देगा?
2000 जो कि आपने 4th ईयर जमा किए थे वो, प्लस 2000 जो 3rd ईयर जमा किए थे, और प्लस इस पर 1 साल का इंटरेस्ट, फिर प्लस 2000 जो आपने 2nd ईयर जमा किए वो, और इस पर 2 साल का इंटरेस्ट, फिर प्लस 2000 और प्लस इस पर 3 साल का इंटरेस्ट। इस तरह से टोटल अमाउंट आपको बैंक रिटर्न करेगा। अब इसी चीज़ को अगर मैं सिंकिंग फंड के टर्म में समझूं, और मान लो कैपिटल आई आपका सिंकिंग फंड की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जो कि आपको हर साल जमा करना है, और आपको n ईयर तक जमा करना है। तो टोटल सिंकिंग फंड का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल सिंकिंग फंड इज इक्वल टू कैपिटल आई प्लस कैपिटल आई और प्लस इस पर 1 साल का इंटरेस्ट, प्लस कैपिटल आई और इस पर 2 साल का इंटरेस्ट, प्लस आई और इस पर 3 साल का इंटरेस्ट, इस तरह से प्लस कैपिटल आई प्लस इस पर n-1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल एस इज इक्वल टू आई प्लस आई इंटू 1 प्लस आई प्लस आई इंटू 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस आई इंटू 1 प्लस आई का क्यूब, इस तरह से आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n-1। अब देखिए इस चीज़ को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है मेरी गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे पहचानते हैं, इसको पहचानने का एक तरीका है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म। अगर ये करोगे तो एक आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि आपकी कहलाती है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप देखिए इसमें अगर आप सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस आई, थर्ड अपॉन सेकंड करोगे तो भी 1 प्लस आई आएगा, फोर्थ अपॉन थर्ड करोगे तो भी 1 प्लस आई आएगा। ठीक है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, ये आप लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, जो भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसका फर्स्ट टर्म a, और r होता है इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, अगर मैं सम निकालूंगा तो वो हो जाएगा s इज इक्वल टू a यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि i, कैपिटल I। r क्या है यहाँ पर, r है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस आई टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म है n-1 अपॉन r यानी कि 1 प्लस आई -1। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा i को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कैपिटल I इज इक्वल टू एस आई अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n-1। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।